हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया जीएस क्लासेस। आज के इस क्लास में हम संविधान के परिचय को पढ़ेंगे। संविधान आखिर में आया कैसे, अस्तित्व में कैसे आया, भारत में कैसे आया, ये उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान है क्या आखिर में। ठीक है, संविधान है क्या? क्या है ये? संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये केवल किताब नहीं है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संबंधित राष्ट्र के सरकार के रूपरेखा के बारे में, उसके शासन प्रणाली के बारे में, वो कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, इस सब के बारे में बताते हैं। संविधान एक वैध दस्तावेज है जो सरकार के जो शासन है उसके विभिन्न अंगों के बारे में बताती है, उनके अधिकारों के बारे में, उत्तरदायित्वों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में बताती है। उन अंगों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उसको परिभाषित करती है। उन अंगों और जनता के बीच जो संबंध है उसको बताती है। इस प्रकार से ये संविधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संविधान उस राष्ट्र के नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में बताती है। इस प्रकार से ये एक मूलभूत कानून है जिसके ऊपर उस देश की जनता आस्था रखती है और विभिन्न अपेक्षाएं रखती है। ठीक है, तो वर्तमान में जो संविधान देखते हैं हम, क्या वो एक रातों रात होने वाली घटना का ही परिणाम है? नहीं, ये एक क्रमिक घटना का परिणाम है। जो संविधान हम आज देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, वो एक क्रमिक घटना। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। ठीक है, तो ये संविधान अस्तित्व में हमारे का ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमारे यहाँ व्यापार करने आई, उसने हमारे बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया और इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए उसने बहुत सारे नियम कानून बनाए। जो ब्रिटिश जो शासन थे उसके निर्देश पर भी बनाए बहुत सारे नियम कानून। इस प्रकार से हम इसको हम अपने संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कैसे। पहला तो हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके अधीन शासन हुआ। ठीक है, और दूसरा जो है ब्रिटिश रूल के अंदर के अधीन जो नियम कानून बनाए गए उसका। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका हमारे आज के संविधान में कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं पड़ता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो बनाई गई थी, नियम कानून बनाए गए थे, फिर भी जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए इसको जानना जरूरी है कि शुरुआत कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? 1700 अब कंपनी ने हमारे यहाँ व्यापार किया, उसने हमारे बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब उसने चाहा कि उसके लिए वो अधिकार कर लिया है, शासन करने के लिए नियम कानून बनाए। लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि कंपनी ही वो जो क्षेत्र उसने अधिकार जमाए हैं केवल वो कंपनी का ही नहीं है, वो केवल कंपनी ही उसके लिए नियम कानून नहीं बना सकती। ब्रिटिश शासन को भी ये अधिकार है कि वो उसके लिए नियम कानून बनाए और निर्देश भी दे सकता है। इसी प्रक्रिया के तहत कुछ प्रावधान किए गए जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रावधान हुए। सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला एक गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके साथ में एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ठीक है, 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। ठीक है, जो
मद्रास था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। कौन कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। को इस गवर्नर जनरल के जो सदस्य परिषद, 4 सदस्य परिषद थी, उसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया कुल मिलाकर के। ठीक है। अब तीसरा क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में। कब की गई? 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में। फिर क्या किया गया? इसके जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फे, ये इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और यह नियम बना दिया गया कि ये जो गवर्नर जनरल कोई भी नियम और कानून बनाएंगे, उसका पंजीयन, जो रजिस्ट्रेशन होगा और उसका प्रकाशन जो होगा, जो भी पब्लिकेशन होगा, वो सब इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अधीन होगा। उसका अनुमोदन आवश्यक कर दिया गया। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब हम पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमान पिट्स जी, वो थे प्रधानमंत्री। इन्हीं के नाम पर ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? इस एक्ट को लाने का, जो 1773 में कुछ नीतिगत कमियां थी अधिनियम में, उसको दूर करने के लिए, साथ ही साथ एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो था, उसके परिषद में जो 4 सदस्य थे, अब वो हो गए 3। लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल को बहुमत का निर्णय जो मानना था। ठीक है, गवर्नर जनरल को बहुमत का निर्णय मानना था। और एक गवर्नर जनरल को और साथ ही साथ उसके परिषद को प्रांतों के पर और अधिक स्पष्ट अधिकार दिए गए, मतलब वो और अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम पढ़ते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ओके। इसमें क्या था? इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए कि जो कंपनी थी उसके क्रियाकलापों में सुधार किया गया, उसके संगठन में सुधार किया गया। ठीक है। अब जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था 6 सदस्यीय, उसको वेतन कहाँ से दिया जाए? निर्धारित किया गया कि भारतीय राजस्व से उसको वेतन दिया जाएगा। इसके लिए भी नियम कानून बनाए गए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी इसमें 1793 के चार्टर एक्ट में। अब एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है ये जो 1793 का चार्टर एक्ट था, उसके बाद जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारे प्रावधान बनाए गए इसमें चार्टर एक्ट में। सबसे पहला ये कि जो कंपनी का जो राजस्व वसूली का अधिकार था, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया भारतीय क्षेत्रों से। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उनका इस क्षेत्र पर जो प्रभुत्व है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या? गवर्नर जनरल, गवर्नर, प्रधान सेनापति, इन सब की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को दिया गया। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन था, उससे अनुमोदन आवश्यक था इन सब की नियुक्ति के लिए। मतलब आप नियुक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुमोदन लेना आवश्यक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो इसमें ब्रिटिश सम्राट का जो है प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का नियम बनाया गया। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म का प्रवेश होता है। धर्म के दूसरे धर्म
प्रचार को एक लीगल तरीके से अनुमति दी गई है। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ठीक है। भारतीय राजस्व जो इंडियन रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जो भारतीय राजस्व प्राप्त हो रहा था, उससे व्यय का जो है नियम और कानून बनाया गया कि कैसे कैसे उसमें व्यय होगा। ठीक है। जो व्यापार का एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया कुछ प्रतिबंधों के साथ में। सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट दे दी गई। ठीक है, सब के सब को खुली छूट दे दी गई। लेकिन जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था, ये दोनों को दोनों एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक कुछ प्रावधान थे 1813 के चार्टर एक्ट के, महत्वपूर्ण एक एक्ट था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? पूर्ण रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसका काम केवल यही था कि वो ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उसके नाम पर यहाँ शासन करें, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बाकी सभी प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया। उनसे नियम और कानून बनाने का अधिकार छीन लिए गए। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जो परिषद पहले 3 सदस्यीय कर दी गई थी, अब उसको 4 सदस्यीय वापस कर दिया गया। चौथा सदस्य कौन था? विधि वाला सदस्य, विधि सदस्य। ठीक है। पहले विधि सदस्य कौन थे? तो फिर लॉर्ड मैकाले। ओके, लॉर्ड मैकाले वाज द फर्स्ट जो आपके विधि सदस्य थे। ओके। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि जो सिविल सेवा थी उस पर जो पहले एकाधिकार था दूसरों का, ब्रिटिश जो मतलब नागरिक थे उन्हीं का अधिकार था, अब उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई कि योग्यता को उसका आधार बनाया गया। सिविल सेवा में अब भर्ती के लिए योग्यता को उसका आधार बनाया गया। ओके। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था। अब हम 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट को ही पढ़ रहे हैं। ओके। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था महत्वपूर्ण परिवर्तन? जो 1803 का चार्टर एक्ट था उसमें जो गवर्नर जनरल था उसकी एक काउंसिल थी। ठीक है, उसकी एक काउंसिल थी। अब उस काउंसिल में कार्यपालिका संबंधित कार्य और विधायिका संबंधित कार्य, कार्यपालिका संबंधित कार्य और विधायिका संबंधित कार्य, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। अब जो सिविल सर्विस, जैसा कि हमने 1833 के चार्टर एक्ट में बात किया था सिविल सर्विसेज के बारे में, अब उसके लिए एक ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। जैसा कि हमने बताया था कि योग्यता को आधार बनाया गया, तो इसमें भी योग्यता का आधार ही था अब, लेकिन एक ओपन एग्ज़ाम होने लग गया इसके लिए। ओके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट थे जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन, उसके अधिकार क्षेत्र में जो जो क्षेत्र थे वहाँ नियम कानून बनाए गए अधिकार शासन करने के लिए। यद्यपि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका हमारे वर्तमान संविधान से प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी हमारा जो हम संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे हैं उसकी नींव कैसी पड़ी, तो इन्हीं नियमों और कानूनों और प्रावधानों के माध्यम से उस संवैधानिक विकास की नींव पड़ी है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।